हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, विजन आईएएस का दिसंबर वाले पार्ट का अब हम आज करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिस्कस। ठीक है, आज हम देखते हैं आईआर में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया के नॉर्म के बारे में, इंडियाज़ नॉर्म्स। सबसे पहले समझो कि न्यूज़ में क्यों था। इंडिया ने ना गाइस यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं। किस फॉर्म में? नॉर्म्स, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ताकि कुछ नए कॉन्टेम्प्रेरी जो रियलिटीज़ हैं उसके साथ हम चल पाएँ। अब समझने वाली बात है, यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल गाइस एक तरह का यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है, जो उसके पास बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं। 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, जिसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर होती है। इनके डिसीजंस के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। कोई एक भी वीटो लगा देगा तो फिर क्या हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाते वो। ठीक है, वो फैसला नहीं हो पाएगा। 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम याद रखना: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो हर 2 साल सर्व करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी से जनरल असेंबली में आते हैं। इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, अब आओ समझो मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है। मल्टीलेटरलिज्म जो गाइस टर्म है, ये कलेक्टिव एक्शन के लिए है, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और इसके कुछ डिटरमाइंड सेट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के कुछ इंक्लूसिव करने का काम है। यानी कि ट्रू तरीके से हम ट्रूली मल्टीलेटरल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जो कि सभी स्टेट्स के लिए ओपन हो और स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मीट करने वाली होनी चाहिए। यानी कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिकली नोन होने चाहिए और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तक परसिस्ट करने चाहिए। नॉर्म्स जो इंडिया ने दिया है रिफॉर्म के लिए, उसमें 3 पिलर्स हैं जिस पर कि काम करने की ज़रूरत है। करंट मल्टीलेटरल आर्किटेक्चर, यानी कि पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स विद द यूनाइटेड नेशन एट इट्स सेंटर। तो ये इनका मेन मोटिव है काम करने का, नॉर्म्स का। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो कि इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए, जैसे कि टेररिज्म, रेडिकलिज्म, पैंडमिक्स या आपके थ्रेट्स है ना, नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इंडिया ने प्रपोज किया है आइडिया, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब प्रिसाइड कर रहा था ओपन डिबेट में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में, तब ये आइडिया प्रपोज किया है। इट हैड टेकन ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर दिसंबर 2020। यूनाइटेड नेशन मेंबर्स पर मेंबरशिप बताई हुई है यहाँ पर 45 में कितनी थी, 65 2002 के अंदर कितनी है। अच्छा, ज़रूरत क्यों है गाइस? क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके मन में, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे बड़ी ज़रूरत है लैक ऑफ इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो अभी बेसिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सालों पुराना हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि अब उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, उन चैलेंजेस को अच्छे से वर्क करने के लिए वी नीड कुछ ऐसा लेजिटिमेट, इफेक्टिवनेस और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, जिससे कि हम सारे इश्यूज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। उसके बाद समस्या ये है, अगर आप देखो, अगर आपने परमानेंट मेंबर्स देखे, कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन, लेटिन अमेरिकन कंट्री दिखी आपको रिप्रेजेंटेशन में? नहीं दिखी। तो आप समझ रहे हो, आप P5 में किसकी ज़्यादातर ओवर रिप्रेजेंटेशन है? यूरोप की। मोर देन 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैव नॉट येट सर्व्ड ऑन द काउंसिल। सोचो आप। उसके बाद इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में लैक्यूना है। रिकरिंग क्रिटिसिज्म यूनाइटेड नेशंस का हर बार किया जाता है कि ये मैंडेट्स को इफेक्टिवली हैंडल ही नहीं करते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इफेक्टिव मेंबर स्टेट को अलाउ ही नहीं करती है कि वो अपनी नेशनल सोवरेनिटी पे काम करे, या जो पॉलिटिकल कंपटीशन, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को कैसे होस्ट करा जाए, इस पर कोई काम ही नहीं कर रही है। यूनाइटेड नेशंस का देखो रिस्पांस, अगर आप बात करो, एग्जाम्पल लो अभी करंट एग्जाम्पल, कि रशिया जो इन्वेड किया यूक्रेन को, उसमें कोई था ही नहीं, बहुत एनमिक सा इनका था। जनरल असेंबली ने नॉन बाइंडिंग बस रिकमेंडेशंस पास करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन जबकि रशिया के एक्शन को कंडेम कर रही हैं, और यहाँ पर सिर्फ नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस आ रही हैं। तो एक्शंस ही जो एकदम ऐसे प्यूनिटिव मेजर्स होने चाहिए जो आपको इस चीज़ को ख़त्म करें, वो एक्शंस ही नहीं थे। ये क्राइसिस। उसके बाद चेंजेस इन रोल, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड यूएनएससी डील्स विद डाइवर्सिफाइड ओवर पास्ट 75 ईयर्स, पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, नॉन प्रोलिफरेशन, ये सारी चीज़ें डज नॉट रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को आप फिर भी नहीं दिखा रहे हो। ये इशू है इनके साथ। तो यूनाइटेड नेशन नीड्स अ काउंसिल जिसमें कि बहुत इफेक्टिव रेजोल्यूशंस लिए जाएं और डिसीजंस को टाइमली और एफिशिएंट मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिसयूज़ ऑफ वीटो पावर्स की बात करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है
कि जब आपको मैंने बताया ना स्टॉल करना हो गवर्निंग कैपेसिटी तो बहुत अच्छा है, मिसयूज़ करो आप वीटो पावर का। तो P5 क्या करती है, हर बारी इनको इस बात में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये वीटो पावर्स का मिसयूज़ करती हैं नेशनल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रशिया विटोड रेजोल्यूशंस ऑन यूक्रेन, चाइना हैज़ डिप्लोयड अगेंस्ट इंडिया टू सेफगार्ड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपनी क्राइसिस को दूर करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारे डिसीजंस ले रहे हो। आप ये देख ही नहीं रहे हो इससे वर्ल्ड का ग्लोबल वाइड क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो करंटली ये चलती रहती हैं प्रपोज फ्लोटेड रिफॉर्म्स हैं जो कहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में आनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया G4 के लिए बात की जा रही है कि इनको भी परमानेंट मेंबरशिप में डाला जाए। ऐसे ही है ना, कई तरह के कोलिशंस और वगैरह आए हुए हैं। लेकिन फिर भी क्यों हर्डल्स है? जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, फिर क्यों इतनी हर्डल्स हैं? तो हर्डल गाइस इसीलिए है क्योंकि ह्यूज सपोर्ट, इस चीज़ को रिफॉर्म को लाने के लिए वी नीड अ बिग सपोर्ट, है ना। क्योंकि फॉर अमेंडमेंट टू एंटर इनटू फोर्स, उसके लिए आपको 2/3 वोट सपोर्ट चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। P5 रेटिफाइड होना चाहिए उसमें, तो वो आपको एक है ना, यानी कि यू नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। उसके बाद लैक ऑफ कंसेंसस का, कि काउंसिल शुड बी एक्सपेंडेड, इसका कंसेंसस यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दिखा देते हैं कुछ लोग। यूनाइटेड नेशन चार्टर फेल टू प्रोवाइड क्राइटेरिया कि भाई कैसा परमानेंट मेंबर्स यूनाइसी के अंदर परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर वो नहीं बता पाता। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम P5, भाई वो अपनी पावर क्यों वीक करेंगे, है ना। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम है ये। वे फॉरवर्ड में बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो रिकमेंडेशंस आई हैं यूनाइट 3 पिलर्स पे कि भाई सिस्टम पीस सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे काम करना है, तो वो भी ज़रूरी है। परमानेंट मेंबरशिप को इनलार्ज करने की बहुत ज़रूरत है, प्रोसीजरल चेंजेस करने की ज़रूरत है ना। जैसे कि देखो रिसेंट जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में फॉर्मल मीटिंग हुई तो परमानेंट वीटो आ गई, कास्ट वीटो टू डिबेट द मैटर। तो फोकस ऑन कोर इश्यूज़ होना चाहिए, द प्राइमरी थ्रेट्स एंड डेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्लाइमेट चेंज, इस पर भी बात की जानी चाहिए। इन्फेक्टियस डिजीज़ के बारे में बात की जानी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की जानी चाहिए। डिजिटल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि डेटा इज़ नाउ अ मेजर इकनॉमिक एसेट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके यूज़, उसके कमर्शियल इश्यूज़ सारा डिस्कस करना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस लेड जो प्रोसेस है उसके अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जहाँ पर डेटा कोलैबोरेट हो, प्लेटफॉर्म्स में ऐसी चीज़ें आएँ जिसमें कोविड-19 रिकवरी के बाद क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये सब बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि इस पर बात की जाए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द G20 बाली डिक्लेरेशन क्या था। ठीक है, तो G20 आपको पता है मीट हुआ, इससे रिलेटेड गाइस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इसके हम मेन हाइलाइट्स में आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आपके लिए वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप देख लीजिएगा। 17 G20 मीट हुआ गाइस। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ बाली डिक्लेरेशन इस बार ही हम लोग होस्ट करने वाले हैं इंडिया 2023 में। इस बार का जो मोटो था याद रखना, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। ठीक है, और इसके कुछ की हाइलाइट्स के बारे में समझ लीजिए कि इस बार ही देखा गया भाई डिफरेंसेस जो ऑनगोइंग वॉर यूक्रेन में आ रहा था, रशिया से कंप्लीट विड्रॉल के लिए कई लोग, सब लोगों ने कहा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे बात की गई, ग्रुप ने वेलकम किया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो ब्रोकर्ड बाय टर्की एंड यूएन था, इसका बहुत आपका वेलकम किया गया। मेमोरेंडम साइन हुई रशिया और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में कि वो अलाउ करें एक्सपोर्ट करना फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन फूड प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स, ताकि जो रीजन्स में टेंशन बनी हुई है वो कम हो। इसके अलावा जो फिनेंसिंग क्रिटिकल गैप्स आए हुए थे उसके रिलेटेड इम्प्लीमेंट करा गया इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, अपलॉड दिया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड फॉर पैंडमिक RRPPP जो कि वर्ल्ड बैंक ने होस्ट करा था। G20 मेंबर्स के नाम गाइस याद रखना, इससे रिलेटेड मैंने ना उसी वीडियो में इसका वो भी डाला हुआ है कि हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि 20 कंट्री हैं तो उसके लिए मैंने आपका एक छोटा सा निमोनिक डाला हुआ है, उसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बारे में गाइस मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसी वीडियो को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें। इसकी सिग्निफिकेंस क्या था इसमें, तो देखो भाई इंटरनेशनल इकनॉमिक इशूज़ जो मेजर था वो आपका काफ़ी ईज़ में आया, एगैलिटेरियन ग्रुपिंग हुई और फुलफिलमेंट ऑफ SDGs पे बात हुई, फोकस ऑन लो इनकम कंट्रीज़ पे बात हुई, चैलेंजेस थे कुछ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फ्रिक्शंस रिगार्डिंग दिस। तो गाइस ये सारा को सारा ना मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, जस्ट लुक इनटू दैट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बिम्स्टेक, दैट इज़
बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इन कंट्रीज़ के नाम याद रखना, 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, फिनेंशियल क्लोज आपका कोऑपरेशन करना, इरेडिकेट करना पॉवर्टी, ये सारा का सारा इनका मेन गोल है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? देखो, अदर जो एग्जिस्टिंग रीजनल फोरम है सार्क, तो आपको पता है ना डिफंक्शन हुई है 2014 के बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। तो एक्सपर्ट्स का कहना था भाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो करंटली चल रही है उसमें बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सार्क का आए, है ना। अभी क्या है, 1985 में आया, मीटिंग्स पहले होती थी, 2014 के बाद से बंद हो गई, तो हमें लगा कि बिम्स्टेक हमारे लिए, इंडिया के लिए राइट चॉइस है। अब बिम्स्टेक बेटर देन सार्क क्यों है? क्योंकि इंक्लूसिविलिटी है। बिम्स्टेक इज़ मोर इंक्लूसिव इन नेचर। आर्टिकल 6 जो है ना इसका, वो कहता है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू द ग्रुप। जैसे हमने मालदीव्स को भी एक नया मेंबर बना है, सार्क का ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। बिम्स्टेक होमोजीनियस है अप्रोच में, बेटरमेंट इकोनॉमिक टेक्निकल स्फेयर्स के बारे में सोचता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट प्लेयर नहीं है लाइक पाकिस्तान इन द ग्रुपिंग्स ऑफ सार्क। उसके बाद पॉलिसी फोकस करने वाला है, राइट डायरेक्शन देता है आपको कैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनानी है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो हमारा आसियान कंट्रीज़ के साथ अच्छा एक गेटवे बन जाए, तो बहुत ज़रूरी था कि हम बिम्स्टेक में जाएँ। और देखो बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस दी हुई है, 22% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, जीडीपी देखो इनकी कितनी है, 1/4 है ये ट्रेड करने में गुड्स अक्रॉस द योर बे ऑफ बंगाल एरिया, 6 फोकस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो ये सब हमें ज़रूरत थी गाइस, है ना। सभी को देखो विन विन सिचुएशंस के लिए वी नीड एवरी, हमें एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ ही चलना चाहिए। तो इंडिया का जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया में स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है पाकिस्तान के साथ, इसीलिए हम देखो विच आर ऑलवेज बीन विटआउट, है ना, सार्क के थ्रू वो विटआउट कर देते थे। तो ये है। उसके बाद देखो इंडिया के लिए बिम्स्टेक की ज़रूरत कनेक्टिविटी लिंक के साथ साथ, है ना, एक तो हमारा एक्टिव पॉलिसी पे काम होगा, फिर ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ब्रिज है, क्योंकि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट था उसने नॉर्थ ईस्ट को बहुत डेवलप करा है। उसके बाद ब्लू इकॉनमी गोल्स भी हमारे फुलफ़िल हो रहे हैं। हम चाहते थे बे ऑफ बंगाल रीजन में एक पायरेसी फ्री जोन हो जो कि सिक्योर हो, वो भी बन रहा है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अब चाइनीज़ वहाँ पर BRI बना रहे हैं ना, तो आपको बिम्स्टेक चाहिए। तो इंडिया पॉजिटिवली ताकि मेंबर कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर पाए इंडियन प्रोडक्ट्स में, ताकि वो फार ईस्ट तक पहुँच पाएँ, ये सब इंडिया की ज़रूरत है। अब देखो इसके अलावा हम बिम्स्टेक की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर की ज़रूरत है। 2 रीजनल पावर्स हैं यहाँ पर, इंडिया एंड थाईलैंड, दोनों इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं, डोमिनेंट का फियर है ना इन द ग्रुप। एंड स्मॉल मेंबर सोच सकते हैं भाई स्मॉल मेंबर कंट्रीज़ की भाई फियर ऑफ डोमिनेंस वहीं रहेगा। तो ये सारे के सारे ना गाइस आपकी रूल्स हैं। उसके बाद ट्रेड एंड डेवलपमेंट में बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज 6% इन जस्ट अ डिकेड। सार्क कंट्रीज़ में आपको पता ही है 5% भी इंसेप्शन रिमेन वही रहा। कंपेयर टू सार्क बिम्स्टेक का ट्रेड पोटेंशियल इंडिया के साथ ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूँ तो कॉर्डियल है हमारे रिलेशनशिप यहाँ के मेंबर्स के साथ। सार्क में मिसट्रस्ट और सस्पेक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन चैलेंजेस देखो यहाँ दिए हुए हैं। हमारे साथ क्या दिक्कत आती है ना, हम प्रोलॉन्ग डिले करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अचीव करने में, ये प्रॉब्लम है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में एस्पिरेशंस हम सबके अलग अलग हैं। एग्जांपल के तौर पे जो म्यांमार है वो चाहता क्या है, उसको प्रॉब्लम है रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस से, उसका इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है। भूटान इज़ प्रोटेक्टिव अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, है ना। श्रीलंका में ऑलरेडी टर्मोइल चल रहा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस का। तो ये सारी चीज़ें हैं, अनटैप्ड बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन की सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी इसको ठीक कैसे करना है? आप अपना कनेक्शन बढ़ाओ, अपना कनेक्टिविटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ करते जाओ, आप कल्चरल टाइज़ बढ़ाओ। हमारा बुद्धिज़्म एक बहुत अच्छा कल्चरल टाइज़ है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए। स्पेशल वीज़ा एग्रीमेंट जो हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट करने ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं गाइस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडिया USA चाइना ट्राइंगल के बारे में। युद्धाभ्यास किसकी एक्सरसाइज थी? इंडिया एंड US मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। ये कहाँ कंक्लूड की गई? उत्तराखंड में कंक्लूड की गई। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भाई एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, फिर तुम्हें पता ही था उनको तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो चाइना ने क्लेम करा कि भाई इंडिया वायलेट कर रहा है 1993-1996 के एग्रीमेंट ऑन LAC, एंड US को भी बोला भाई हमारे इंडिया चाइना के रिलेशंस में इंटरफेयर मत करो। तो एक्सपर्ट ने ये बताया कि भाई जो रिलेशन है बिटवीन दीज 3 सुपर स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग वर्ल्ड, है ना। तो 1993 के एग्रीमेंट में देख लेना क्या क्या था, कि यही सब स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइक दैट, है ना।
तो इसको रीड कर लेना। अब आओ ट्राइंगल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ो। इन अ ट्राइंगल सेटअप देखो, एक कंट्री ए है, डील विद कंट्री बी एंड दैट अफेक्ट कंट्री सीज बिहेव डायरेक्टली डायरेक्टली। तो ड्यू टू स्टैब्लिश व्हाट मॉडल ऑफ इंटरेक्शन की वजह से ऐसा है। जो प्री कंडीशन है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में, ईच हर प्लेयर अपना स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाना चाहता है। तो विद द करंट डायनेमिक्स जो चल रहे हैं, इंडिया यूएस चाइना का जो ट्रायंगल है, ये इवॉल्विंग स्टेज पर है। एज बोथ डाइवर्जेंस भी है, कहीं कहीं पर आपका कन्वर्जेंस भी है, ठीक है। तो ट्रायंगल रिलेशनशिप विल नॉट एग्जिस्ट अमंग थ्री पार्टीज व्हेन टू पार्टीज आर फ्रेंड और एलीज विद द थर्ड बीइंग देयर कॉमन एनिमी। उसके बाद एरिया ऑफ डाइवर्जेंस क्यों है इंडिया यूएस ट्रायंगल में? सबसे पहले हमने कहा ना कन्वर्जेंस भी है डाइवर्जेंस भी है। सबसे पहले हम डाइवर्जेंस समझते हैं। तो डाइवर्जेंस में गाइस क्या आएगा? पहला आएगा कॉन्फ्लिक्टिंग फॉरेन पॉलिसीज़, यानी कि चाइना जो है ना, इंडिया की तिब्बत पॉलिसी को और यूएस की ताइवान पॉलिसी को अपना हैंड्रेंस मानता है, क्योंकि वो सॉवरेन टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर पाता। सिमिलरली इंडिया को चाइना से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि चाइना का क्लोज अलायंस है पाकिस्तान के साथ। यूएस से चाइना को देखता है कि यार ये इमीडिएट थ्रेट है मेरी सुपर पावर स्टेटस पर। तीनों के चैलेंजेस समझ आ गए? तीनों के नेचर क्या है, सोचने के तरीके डाइवर्ट हैं। उसके बाद इंडिया का अपेरेंट क्लोजनेस टू यूएस से चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के साथ मेजर डिफेंस पार्टनर किया, ठीक है, और मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया इंडिया को, और इंडिया विद स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस पे लेकर आया। दोनों कंट्रीज़ ने 4 डिफेंस कोऑपरेशन साइन किए हुए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, चाहे वो लिमोआ हो, बीका हो, है ना, जनरल सेक्रेटरी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हो, ठीक है, सारे साइन किए हुए हैं। आपको फुल फॉर्म सबके पता होने चाहिए, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें। अब चैलेंजिंग हेजेमनी, तो चाइना वांट टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन पे, वो डिस्प्लेस कर देना चाहता है पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रीजन, है ना। और आप जानते ही हो ना, इसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया हुआ है, उसके साथ वो इनसर्कल कर रहा है इंडिया को। इट ऑल्सो हैज़ अ मेटिकुलस प्लान्स टू डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ यूएस ऑल्सो। अच्छा, इसलिए चाइना एक तो चिढ़ता है। उसके बाद इंडिया यूएस का इंगेजमेंट जो है ना क्वाड ग्रुप में, ये बड़ा इरिटेट करता है चाइना को। चाइना को लगता है ये मेरे खिलाफ काम करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो चाइना बड़ा अग्रेसिव रहता है। फॉर इंस्टेंस इशूज़ विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, इसका साउथ चाइना सी को लेके सबके साथ झगड़ा चलता रहता है। तो समझ रहे हो, एरिया ही हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा एरिया हो जहाँ पे हमारी इनके साथ अच्छी ट्विनिंग बन जाए। तो अभी देख लो, अभी तक आपको सारी बैड ट्विनिंग्स मिल रही होंगी, ट्यून ही नहीं बन पा रही है हमारी इनके साथ, तो म्यूज़िक कहाँ से बनेगा। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी इंडिया को लगता है कि ये तो भाई अपने आप को हेजमनी बनाने के लिए ऐसा कोशिश की जा रही है इनकी। चाइना क्या करता है? हैज़ यूज इट एज अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, आपको पता है चाइना की पॉलिसी क्या होती है? पहले डेट में फंसाओ और उसके बाद क्रिपल कर लो दूसरे की इकॉनमी फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स, जैसे इन्होंने श्रीलंका में किया। ये लोग ऐसे ही करते हैं, चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं इसको करना, कि पहले पैसा दे देते हैं, डेट इतना चढ़ा देते हैं कि फिर आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, फिर ये आपकी इकॉनमी को अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये प्रॉब्लम। फिर पावर स्ट्रगल है। चाइना कंसिडर करता है इंडिया को कि वो एशियन राइवल बन सकता है, और यूएसए को वो ग्लोबल राइवल देखता है। आ गई, इशू क्रिएट हो गए। अब चाइना का स्टांस क्या है मल्टीलेटरल फोरम्स में? चाइना देखो, विद रिस्पेक्ट इन कीपिंग इंडिया अवे फ्रॉम मल्टीलेटरल फोरम्स। आपने देखा होगा चाइना ने हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं लेने देता, नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं आने देता। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये चाहते ही नहीं है हम किसी अच्छे इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल फोरम से कनेक्ट हो। यूएस इज ट्राइंग टू इंक्लूड इंडिया एज अ मेंबर ऑफ सेम फोरम्स टू बैलेंस चाइना, वो आने ही नहीं दे रहे हमें। ये देखो दिक्कतें, तो कहीं तो है ना क्रिएट हो। चाइना यूजिंग ट्रेड एज इट्स वेपन। तो चाइना क्या करता है? अपर हैंड अपना ट्रेड इम्बैलेंसेस करता है विद बोथ इंडिया एंड यूएसए के साथ। अगर आप देखो दोनों ही कंट्रीज़ में इसका ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है, इनका ट्रेड बहुत ही सरप्लस में है, क्योंकि चाइना इज़ द सोर्स ऑफ अराउंड 16% ऑफ आर ओवरऑल इम्पोर्ट्स, एंड यूएसए इज डिपेंडेंट ऑन चाइना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है उसका। तो इट हैज़ ऑल्सो इम्प्लाइड मैनी नॉन टेरिफ बैरियर्स भी लगाए ऑन गुड्स फ्रॉम इंडिया विच रिजल्ट इन स्ट्रिंजेंट रूल्स ऑन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये सारा का सारा डील इन कस्टम क्लियरेंसेस। इससे भी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इम्बैलेंस हो रखा है। तो ये सारे के सारे एरिया भी हमने देखे भाई कहाँ कहाँ डाइवर्जेंस है। अब कन्वर्जेंस देखो, कन्वर्जेंस में आपको मिलेगा ट्रेड एंड कॉमर्स। चाइना बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बोथ इंडिया एंड यूएसए के साथ। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस बहुत ही बायलैटरल रिलेशंस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। ऑन द अदर हैंड इंडिया एंड यूएसए भी टू चाइना नो अदर कंट्रीज कैन प्रोक्योर सच हाई वॉल्यूम्स फ्रॉम इस फैक्ट्री। तो ये भी एक फ़ायदे हैं भाई, आपस में इनकी ट्रेड की वजह से बड़ा अच्छा कनेक्शन है।
इन्वेस्टमेंट नीड्स की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट नीड में इंडिया नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकॉनमी। अब इसमें चाइना की, फॉर विच चाइना हैज़ अ डीप पॉकेट, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है चाइना की। स्टेबिलिटी एंड पीस, अच्छा अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं या हम नहीं चाहते कि वापस जैसे हमारा 1962 में वॉर, हमने 2 एपिसोड्स देखे, 67 में हमने क्राइसिस झेला, तो बोथ द कंट्रीज़ चाहती हैं भाई पीस रहे रीजन में, तो माइनर क्लैशेस को डीस्केलेट ना करें, एस्केलेशन में बहुत ज़्यादा ना आ जाए, तो वो डीएस्केलेट चाहते हैं करना माइनर क्लैशेस को। तो सिमिलरली चाइना एंड यूएसए डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहते। अच्छा, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए भी हमें तीनों कंट्रीज़ का आपस में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ग्रीन हाउस एमिशंस के प्रपोर्शंस को ये लोग कम करने की कोशिश में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। पेरिस क्लाइमेट को अगर अच्छे रीच पे पहुंचाना है तो उसके लिए तीनों कंट्रीज़ का आपस में कोऑपरेशन चाहिए। टाइज बिल्ड करने के लिए इनफॉर्मल जो समिट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, प्रीमियर वुहान और मलापुरम, ये इंट्रैक्शन जो आपस में होगा तो इससे डेफिनेटली रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो इंडिया चाइना कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं? 2 ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, शंघाई कोऑपरेशन एससीओ में और ब्रिक्स में। तो इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन द ट्राइंगल। फॉर इंडिया, ओवर रिलायंस यूएस एड इज़ नॉट एन एडवाइजेबल ऑप्शन। यूएस प्रूव्ड फॉर इटसेल्फ एंड दिस नॉट ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो हम मान के चलो यूएसए कभी भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं रहा है। तो हम सोचे कि नहीं जी पूरा यूएस को ही समर्पित हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप चाइना के साथ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर वो अग्रेशन दिखाए वहाँ पर हमें भी उसका जवाब अग्रेशन से देना है। जहाँ पर वो जोग्राफिकल रीजन में हमारे साथ ट्रेड कर रहा है तो हमें भी उतने ट्रेड लेवल पर आना है। तो ऐसे हमें इंडिया, चाइना और यूएसए को आपस में काम करना होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेट्स गो टू दी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, टॉपिक में क्यों था, करंट अफेयर्स में क्यों आया है, लेट्स डिस्कस अबाउट द सेम। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, एक रिपोर्ट सबमिट की कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, कल्चरल डिप्लोमेसी है और प्रॉस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन पे रिपोर्ट आई। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम याद रखना, इंडिया सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस। सॉफ्ट पावर को कराने से पहले आप समझ लो स्मार्ट पावर क्या होती है। अकॉर्डिंग टू MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्मार्ट पावर का मतलब है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज करंट इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, यानी कि जुडिशियस ब्लेंड ऑफ सॉफ्ट पावर एंड विद सम और डायमेंशंस ऑफ सम अदर डायमेंशंस ऑफ हार्ड पावर। यानी कि इसका एम्फेसिस क्या होता है, राइट फॉर्म ऑफ पावर को सेलेक्ट करना इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट पावर। किस समय सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है, किस समय कौन सा डायमेंशन ऑफ हार्ड पावर यूज़ करना है। अगर इसका जुडिशियस ब्लेंड करना आ गया कि आप बहुत अच्छा स्मार्ट पावर आप यूज़ करते हो। ठीक है, लेकिन हम टॉपिक में आते हैं अब अपने, दैट इज सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है कि जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करो अपने अपील, अट्रैक्शन एंड अदर नॉन कोर्सिव मीन्स के थ्रू, यानी कि शेप द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर्स। आपकी एबिलिटी इतनी हो जाए कि आप अपने सॉफ्ट टाइज बढ़ाओ उनसे थ्रू योर कल्चरल वैल्यूज़, थ्रू योर अदर स्ट्रैटेजी जो भी हम करने जा रहे हैं। तो हार्ड पावर से बिल्कुल डिफरेंट है, टेंजिबल पावर, रिसोर्सेज, जैसे आर्म फोर्सेस, इकोनॉमिक मीन्स से कोई लेना देना नहीं होता। अब ज़रूरी क्यों है ये सॉफ्ट पावर इंडिया के लिए यूज़ करना? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो इंडिया यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान में ना हैज़ प्लेड आउट इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, जबकि पाकिस्तान ने हार्ड पावर यूज़ किया था तो वहाँ पर हमें जीत मिली थी। Only known nuclear weapon state that is not part of NPT but is still permitted to engage in nuclear commerce globally, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि इंडिया हमेशा सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है और हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, एलिवेट करते हैं ग्लोबल पोजीशन को। फॉर एग्जांपल हम रिलेटिवली न्यूट्रल रहते हैं, नॉन थ्रेटनिंग इमेज है हमारी, है ना। जैसे यूएस और चाइना की तो थ्रेटनिंग इमेज हमें नज़र आई है, लेकिन हमारी ऐसी नहीं है वर्ल्ड में। तो हमारा ये सॉफ्ट पावर की वजह से ही हम ये कर पाएँ। अब देखो रिपोर्ट ने हाईलाइट क्या किया, रिपोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि डिस्पाइट इंडियाज़ रिच हिस्ट्री एंड अनराइवल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी, कंट्री रिमेन्स हैम्पर्ड बाय अ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी। कह रहा है फिर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाउ सॉफ्ट पावर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ड पावर? हार्ड पावर में सीधा आप बात करते हो मिलिट्री से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से। सॉफ्ट पावर में आप बात करते हो कंट्री के अट्रैक्टिवनेस, यानी कि कंट्री को आप परसुएड कर लेते हो बाय फर्दरिंग अ कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस। हार्ड पावर टेंड टू रिजल्ट एन इमीडिएट बट शॉर्ट ड्यूरेशन आउटकम, मेरे सॉफ्ट पावर में क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज आता है। अब आप सोचो ना, आपने अगर क्लास 12th की पॉलिटी पढ़ी हो
तो आज में आपको डेफिनेटली हेजेमनी में आपने सॉफ्ट पावर पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि किस तरह से उसमें हमारा खादी का कुर्ता व जीन्स पहनते थे। तो ये ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं गाय जो सॉफ्ट पावर के फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो हार्ड पावर फोर्सेस वन टू एक्ट इन अ वे डिफरेंट टू वंस यूजुअल बिहेवियर, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी सॉफ्ट पावर क्या करता है, एक व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज करता है टू एंड दैट वन एक्ट्स वॉलंटली इन अ वे, ठीक है, डिफरेंट टू वंस यूजुअल बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया खादी का कुर्ता विथ वेस्टर्न ब्लू जीन्स, ठीक है। या मैकडोनल्ड्स आया तो उन्होंने हमारे बर्गर में टिक्की डालना शुरू कर दिया, तब हमने खाया ना, दैट इज़ द सॉफ्ट पावर। तो इशू क्या है लेकिन इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से, तो उसने बोला कि देखो जी, लैक ऑफ टाइमली एंड एडिक्वेट बजट एलोकेशन ना होना, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है हमें। करेंटली जो डुप्लीकेशन हो रहा है एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज में, ओवरलैपिंग मैंडेट्स में, उसकी प्रॉब्लम होना, स्किल्ड एंड मोटिवेटेड मैन पावर ना होने की वजह से, क्लैरिटी लैक करने की वजह से, नेशनल पॉलिसी एब्सेंस होने की वजह से है ये प्रॉब्लम। डोमेस्टिक इश्यूज़ हमारे, पॉल्यूशन रहता है हमारे अर्बन एरियाज़ में, चाइल्ड लेबर की दिक्कत, तो डिट्रैक्टेड होंगे ना विजिटर्स, क्यों आएंगे फिर हमारे यहाँ। सब पार परफॉर्मेंस इन रिलीजियस टूरिज़म्स, दो इंडिया इज करेंटली होम टू 7 ऑफ द 8 मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट इन द वर्ल्ड, लेकिन लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट टूरिज्म हमारे यहाँ होता है। सोचो आप, थाईलैंड एंड सारे इंडोनेशिया में जाते हैं बुद्धिस्ट टूरिज्म जितने भी होते हैं, तो क्यों है ये क्राइसिस है हमारे साथ। कैसे स्ट्रेंथन करें, तो रिकमेंडेशंस आई, फॉर्मल स्टडी करवाई, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ पर हो रही है और इंडिया को वहाँ से लर्न करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से पूछा टू डेवलप ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स, ताकि इवेलुएट करो, आप सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स बनाओ, एक उसके आउटकम चेक करो। ग्रेटर सिनर्जी बनाओ बिटवीन MEA एंड दूसरे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वो अपना एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन कल्चरल डाइवर्सिटी में इन्वॉल्व हो पाएँ, डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो पाएँ। MEE को ये भी अर्ज करा गया टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिज्म ऑफिस बढ़ाया जाए अब्रॉड में और दूसरे कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच हो। गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी टू प्रोएक्टिवली इंटरेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी देखो 9 जनवरी को ही था इंडियन डायस्पोरा डे, तो वो ध्यान रखो। टूरिज़्म को प्रमोट करने की बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से, ताकि वो कनेक्टिविटी को बेटर करे, क्रिएटिव प्रमोशन करे, मार्केटिंग करे। और ये ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंड किया है, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ का, ये सारी चीज़ें। इंडिया और चाइना के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में क्या डिफरेंस है, इसको गाइस रीड कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट।